हेलो स्टूडेंट, भाई देखो आज हम अपने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 वन डायमेंशन मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? देखो, जब भी कभी वन डायमेंशन मोशन का नाम आए तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन। सीधा सीधा मतलब क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब भाई स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन मोशन जी ये हो सकता है। अच्छा, ऐसा मोशन क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट लाइन मोशन ये भी हो सकता है, इसको हम वर्टिकल बोल सकते हैं। और वन डायमेंशन मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा भी हो सकता है, इसको हम स्लैंट बोल सकते हैं। मतलब कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करे, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करे, या कोई स्लैंट हाइट के रूप में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वन डायमेंशन मोशन। अच्छा, कोई आपसे पूछे जी मोशन ही क्या होता है? तो मोशन का मतलब होता है कि एक पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो। एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो, उसको हम वन डायमेंशन मोशन या मोशन कह सकते हैं। क्योंकि वन डायमेंशन को साथ बोलने से मतलब आ जाता है कि जी वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा। और खाली मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है रिफरेंस ऑफ फ्रेम। या रिफरेंस ऑफ फ्रेम को समझने के लिए तरीका है कि भाई आपसे कोई ये कह दे कि जी ये अपने पास प्लेन है एक्स वाई जेड। क्या प्लेन है? एक्स वाई जेड। और देखो एज्यूम करो कि एक पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, एक पार्टिकल कहीं यहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ये पार्टिकल एज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पे तो हम दिखा नहीं पाएंगे इसको, तो मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ। क्लियर है? तो देखो ये एक्स से इतना दूर है, वाई से इतना दूर है और जेड से इतना दूर है। क्लियर है? तो इस पार्टिकल के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, और वो कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड। ये इसके पोजीशन हो गए, इस पार्टिकल की पोजीशन हो गई इस ओरिजिन से। तो हमने ये जो लिखा है ये रिफरेंस ऑफ फ्रेम के आधार पर लिखा है। इसका मतलब सीधा सा, रिफरेंस ऑफ फ्रेम का मतलब सीधा सा ये है कि आप एक ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दो, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर कर रहा है। एक देखने वाले व्यक्ति को मैंने यहाँ पे बैठा दिया और वो इस पार्टिकल की पोजीशन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक्सिस से एक्स डिस्टेंस आगे है, वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस ऊपर है, और जेड एक्सिस से के डिस्टेंस या जेड डिस्टेंस ऊपर है। क्लियर है? तो किसी ऑब्जर्वर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना रिफरेंस ऑफ फ्रेम कहलाता है। किसी ऑब्जर्वर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करना ही रिफरेंस ऑफ फ्रेम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई रेवाड़ी कितनी दूर है यहाँ से, तो हर स्टूडेंट ने इसका आंसर अलग अलग दिया। एक स्टूडेंट ने बोला जी हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर है, दूसरे ने बोला जी हमारे घर से 15 किलोमीटर है, एक ने बोला जी हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर है। तो सभी स्टूडेंट अपने घर से उसकी पोजीशन बता रहे हैं
और सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि सभी स्टूडेंट ने रेफरेंस यानी जहाँ से उस रेवाड़ी की जो पोजीशन है उसके लिए जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम लिया है वो अपना घर लिया है। मान लो ये स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस में बैठा है, वो अपने घर को 12 किलोमीटर बता रहा है। एक वाई एक्सिस में बैठा है जो अपने घर को इतना किलोमीटर बता रहा है, और एक जेड एक्सिस पर बैठा है। मतलब हर एक के गांव अलग अलग हैं, तो अपने गांव से सबकी रिलेटिवली डिस्टेंस अलग अलग होगी, क्योंकि सभी का रेफरेंस ऑफ फ्रेम अलग अलग हो गया। यानी रेफरेंस ऑफ फ्रेम को सोचने का सीधा सा तरीका है कि ऑब्जर्वर को ओरिजिन पर बैठा दो और वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करेगा उस पार्टिकल की, और उस पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन में वो उसकी पोजीशन बताएगा अपने से, यानी वो एक्स से कितनी दूर है, वाई से कितनी दूर है और जेड से कितनी दूर है। अब बात आती है कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है इनर्शियल, एक कहलाता है नॉन इनर्शियल। देखो इनर्शियल या नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम का मतलब क्या होता है? देखो इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम हम उन्हें कहेंगे जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करे, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करे, यानी जिनका एक्सेलरेशन कितना हो, 0। वो ऑब्जेक्ट या वो पार्टिकल वो ऐसे ओरिजिन पर बैठे हुए हैं जहाँ से पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो जिन पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है उनको हम इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम में काउंट करते हैं। जैसे कि अर्थ यानी ग्राउंड का एक्सेलरेशन इतना कम है कि हम उसको लगभग 0 मानते हैं। इसलिए ग्राउंड से जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी पार्टिकल की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम। दूसरा, जरूरी नहीं है आपसे कोई कहे कि जी एक्सेलरेशन 0, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक पार्टिकल रेस्ट में हो, रेस्ट में हो गया तो वेलोसिटी 0, सो एक्सेलरेशन ऑल्सो 0। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन की, इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को मैंने 0 लिख लिया। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो, 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। या ये पार्टिकल मोशन में हो लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, यानी एक ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में रहे या फिर वो मोशन में रहे, बट मोशन में हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। जब भी कभी ये इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको मिलती है तो उसको आप इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम में काउंट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आप ग्राउंड है, ग्राउंड उसको आप इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम में काउंट कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन नियर इक्वल टू 0 ही होता है अर्थ का। अच्छा, जो इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम होता है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को
फॉलो करेगा भाई ये। आपको ध्यान होगा, आपने जब न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहता है या फिर कंटिन्यू मोशन करता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम टाइम के रेस्पेक्ट से नहीं बदल पाएंगे, यानी उसके स्टेट में बदलाव नहीं कर पाएंगे। मान लो वो रेस्ट में है तो कंटिन्यू इन्फिनिटी टाइम तक वो रेस्ट में रहेगा। यदि वो मोशन में है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में रहेगा, या वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन बिना कोई फोर्स के या बिना एब्सेंस ऑफ फोर्स के केस में वो हमेशा सेम रहेगी जो पहले थी। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम की। यानी नॉन इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम उन्हें बोलेंगे जो एक्सेलरेट करते हैं। मतलब मैंने एक ऐसा केस कंसीडर कर लिया जो एक्सेलरेट करता है, तो उसको हमने किस में काउंट किया, ए नॉट इक्वल टू 0 यदि मिले आपको तो उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम। क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिफ्ट की बात करूं तो लिफ्ट के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक दूसरा भी पर्सन है, मतलब 1 नाम दे देते हैं ए बी, और तीसरा ग्राउंड पर खड़ा है। क्लियर है? मान लो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये पर्सन यानी जो सी वाला पर्सन है वो ए की पोजीशन को क्या बतलाएगा, रेस्ट या मोशन। तो जाहिर सी बात है कि भाई सी के आधार के पोजीशन के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब ए वाला व्यक्ति सी से दूर जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये सी वाला बोलेगा जी ए मोशन कर रहा होगा, और बी क्या कहलाएगा, बी क्या बोलेगा ए के बारे में कि जी वो रेस्ट में। क्लियर है ना भाई? सी वाला ए के बारे में क्या बोल रहा है कि वो मोशन में है, बट बी वाला ए के बारे में क्या बोल रहा है, वो रेस्ट में है। तो दोनों व्यक्ति सही बोल रहे हैं। ये इसके आधार पे इसकी पोजीशन बदल रही थी तो इसलिए मोशन कह रहा था, इसके आधार पे इसकी पोजीशन नहीं बदल रही इसलिए वो रेस्ट बोल रहा है। क्योंकि ये ग्राउंड के रिफरेंस ऑफ फ्रेम से बोल रहा है और ये किसी एक्सेलरेटिंग रिफरेंस ऑफ फ्रेम से बोल रहा है। तो इसके अंदर जो ये बोल रहा है वो नॉन इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम है, और ये किसके आधार पे बोल रहा है, इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम के आधार पे। इसलिए दोनों की बातों में फ़र्क है। ये इसके बारे में मोशन बता रहा है और ये इसके बारे में रेस्ट में बोल रहा है। तो नॉन इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम हम उन्हें बोलेंगे जो एक्सेलरेटिंग केस के अंदर आएगा। क्लियर है? यानी उस पर कोई ना कोई फोर्स का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो ये था भाई रिफरेंस ऑफ फ्रेम कि इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम और नॉन इनर्शियल रिफरेंस ऑफ फ्रेम हम किन्हें बोलेंगे। इसके बाद आती है कि रेस्ट और मोशन। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मोशन होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब सीधा सा है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज ना हो। रेस्ट को आप क्या बोलोगे? स्टैटिक। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन या एक ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स।
क्लियर है? आगे बहुत ज़्यादा इसका रोल आएगा। आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे 12th में जाके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्ज इन रेस्ट की बात करेंगे, और इस चैप्टर में तो हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अलग से। ठीक है भाई? इसके अलावा हमने बात की है मोशन की। मोशन तो क्लियर है कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। क्लियर है? अब मोशन एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो तो उसको यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानेंगे, और एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रूप में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कि जी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस हम किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम किसे बोलेंगे? देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है सीधा सा एक पार्टिकल के द्वारा जो पाथ तय किया जाएगा, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि ये एक पार्टिकल है जो ए से चलना आरंभ किया और बी पर पहुँच गया। क्लियर है? अब मान लो इसका पाथ ये है और ये पड़ता है मान लो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? यही रास्ते की लंबाई 10 किलोमीटर। और मान लो ये व्यक्ति इस पाथ से जाता और ये यहाँ से 13 किलोमीटर पड़ता, तो जब ये इस पाथ से निकलता तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती? 13 किलोमीटर। ऐसे ही मैंने ये पाथ मान लिया इसका, ये 18 किलोमीटर पड़ता है, तो इस पाथ से जाएगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी कहलाएगी? 18 किलोमीटर। तो सीधा सा सिंपल सा मतलब मिला कि जो रास्ता तय किया जाएगा किसी भी पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये अब साथ साथ ये नोट करते रहना भाई कॉपी में, क्योंकि आपको फिर बाद में बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि जी स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है, और एक बार इकट्ठा पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो पूरे 11th में हम हर यूनिट को साथ साथ पढ़ते चलेंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है या कौन सी वेक्टर है, उसके रीज़न भी बतलाएंगे हम साथ साथ। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? एक स्केलर। क्योंकि भाई देखो इसके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे ये इस रास्ते से गया था तो 10 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड था। ठीक है? कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं थी। ये डायरेक्शन भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। मैग्नीट्यूड तो होगा इस क्वांटिटी का, बट कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी हर बार। अब वो 10, 13, 15, 18, 20 कुछ भी हो सकती है मैग्नीट्यूड की वैल्यू, बट डायरेक्शन हर बार डिफरेंट होती है। मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन हर बार क्या है? डिफरेंट। यानी कोई डायरेक्शन डेफिनेट है नहीं, तो डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। और जब जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कैरी करे, डायरेक्शन ना हो, तो उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो नहीं करती। इसके साथ दूसरी जो थी क्वांटिटी वो थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस जो कि ये होगी। क्या इससे छोटी कोई डिस्टेंस दिख रही है आपको? ए और बी के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन।
इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन दी टू पॉइंट विच कैन बी विच ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और वो डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा सीधी रेखा में, ऑलवेज डायरेक्टेड वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, और वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ यदि डायरेक्टेड है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद दोनों क्वांटिटी की एसआई यूनिट मीटर होगी। एसआई यूनिट दोनों ही क्वांटिटी की क्या होगी? मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0। ये कैसे लिखा है भाई? देखो, लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, ठीक है। m को मास यानी केजी में, तो मास तो आएगा नहीं ना, टाइम आएगा, सिर्फ क्या आएगा? L यानी लेंथ। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, दोनों की एसआई यूनिट सेम है, बट एक स्केलर है दूसरी वेक्टर है। अब दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो समझ लेते हैं। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या फिर उससे बराबर हो सकती है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन डिस्टेंस छोटी कभी नहीं हो सकती। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी कभी नहीं होगी। क्लियर है? उससे बड़ी हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है। देखो, आपसे कोई पूछे कि जी डिस्टेंस कैन बी जीरो, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? तो अपने दिमाग में आता है कि जब ऑब्जेक्ट चले ही ना तो हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट ही स्टैटिक्स हो तो डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक्स नहीं है, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेट में नहीं है, तो डिस्टेंस नेवर इक्वल टू जीरो। क्लियर ना? यदि स्टैटिक्स में नहीं हो तो डिस्टेंस कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू कैरी करेगी। लेकिन ये कंफर्म है, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो, दोबारा सुन लो, यदि ऑब्जेक्ट स्टैटिक्स में है, विराम अवस्था में, तो चलेगा ही नहीं यार, तो डिस्टेंस होगी ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकती है? तो कभी नहीं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो कब होगी? देखो, एक पार्टिकल यहाँ से चला, घूम फिर के यहीं पे पहुँच गया, तो ए पॉइंट्स पर चला, ए पॉइंट पर ही पहुँच गया, तो दो पॉइंट बचे ही नहीं, एक ही पॉइंट बचा। एक पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो सकती है? जीरो, क्योंकि डिस्टेंस तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की होगी ना। क्लियर है? नेगेटिव कब होगी? जैसे मान लो ये पार्टिकल इधर जा रहा था, अब मैं डायरेक्शन इसकी इधर कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ से रिटर्न करके कोस 180 की वैल्यू आ गई है। वेक्टर में आपको क्लियर कर देंगे, अभी नहीं आएगा ये, क्योंकि वेक्टर को हम जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक इसमें डाउट रहेगा ही रहेगा। तो नेगेटिव को हम धीरे धीरे आप समझेंगे आगे चल के।
जब वेक्टर का चैप्टर हम क्लियर करेंगे। हो जाएगा भैया। इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से न्यूमेरिकल कैसे मिलेंगे। देखो भाई, इन क्वेश्चनों को आप नोट करना कॉपी से, ठीक है। और इनसे रिलेटेड आपकी नोटबुक में जो आप बुक फॉलो करते हो या जो बुक आपने फॉलो की है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले उनको करने की कोशिश करना। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, क्लियर है। तो मान लो ये इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, मैं दे देता हूँ ये रेडियस r। एक पार्टिकल A से चला, B पर पहुँच गया अपने पास, B से वो C पर पहुँचा है, C से D पर पहुँचा है। चलने की डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ ये है, ठीक है। ये पाथ है उसका। तो आपसे पूछा गया जी ये पार्टिकल A से B पर जब पहुंचा, डायरेक्शन दे रखी है ना, ये A से B पर पहुंचा तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल A से चला और A पर ही पहुंच गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। मान लो A से ही चलता और A पर ही पहुंच जाता तो 2πr चलता ना, लेकिन अब तो ये इतना ही चला है जो कि इस टोटल का 1/4 पार्ट है। तो कितनी आई भाई ये πr/2 मीटर। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट A और B पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी ये होगी। देखो ये R तो ये भी R, पाइथागोरस का यूज करेंगे हम AB निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो ये सीधा सा हो जाएगा r² + r²। तो ये हो गया √2r के बराबर। क्लियर है। सेम इसी तरीके से आपसे AC पूछ ले तो AC, तो A से C पर पहुंचा तो डिस्टेंस कितनी, कंप्लीट चलता तो 2πr, लेकिन अब की बार आधा चला है। कंप्लीट चलता तो 2πr, लेकिन फ़िलहाल 2 हिस्से चला है 4 में से, तो कितना हुआ सिर्फ πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो A से बिल्कुल सीधा ही चला जाएगा। तो ये r तो ये r, क्योंकि यही A और C के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो AC की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 2r के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर डिस्टेंस लिखा है। सिमिलरली आपसे A to D पूछ ले तो A से D में आपको सीधा सा करने का तरीका है, कंप्लीट चलता तो 2πr, लेकिन अब की बार 3 हिस्से चला 4 में से, तो कितना हो गया 3πr/2 मीटर में। डिस्प्लेसमेंट कितनी होती, तो A और D के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस यही ना, ये r, तो ये फिर √2r। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी √2r के बराबर। क्लियर है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अब इससे एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। A to A पूछ ले तो कर सकते हो ना भाई, हम बार बार कह रहे हैं A to A पहुँचता तो मान लो आप कैसे करते डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो 2πr हो ही जाती, और डिस्प्लेसमेंट
ए टू ए मतलब 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है तो 0। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो सर्कुलर पाथ में चलता है और अपना एक साइकिल 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। उस व्यक्ति को 2 मिनट 20 सेकंड का समय दिया गया, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? देखो, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम दे रखा है 40 सेकंड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकंड का। और तो पूछा गया है कि इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के दौरान उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जबकि सर्कुलर पाथ का रेडियस है 14 मीटर। तो कैसे करोगे इसको? देखो, करने का तरीका वही है, बिल्कुल सिंपल, कि इसको सेकंड में तब्दील करो। 2 मिनट यानी 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड और 140 सेकंड। अच्छा, 40 सेकंड में यदि वो ए से चलता तो ए पर ही पहुंच जाता। 80 सेकंड में भी ऐसा ही होता, 120 सेकंड में भी ऐसा ही होगा। लेकिन 140 में क्या होगा कि 3 चक्कर तो वो पूरे मार देगा और चौथे चक्कर में ये ए से बी पर जा अटकेगा। भाई, पहले चक्कर में 40 सेकंड, दूसरे में 80, तीसरे में 120, 130, 140। क्लियर? तो भाई देखो, 3 चक्कर तो कंप्लीट कर दिए, तो 3 डिस्टेंस चाहिए हमें। सबसे पहले डिस्टेंस, 3 चक्कर कंप्लीट कर दिए। एक चक्कर के लिए 2 पाई आर होता है, तो 3 चक्कर के लिए 6 पाई आर। आधे चक्कर के लिए हमने क्या पढ़ा था? पाई आर। तो टोटल कितने चक्कर हो गए? 7 पाई आर। आर की वैल्यू हम सब जानते हैं, 14 मीटर थी। इसको कैलकुलेट कर सकते हो ना? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ए से चला, ए पर ही पहुंच गया 0 पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में भी 0, तीसरे चक्कर में भी 0, चौथे में यहाँ पे अटकेगा जाके। तो ये 14, ये और तो ये 14 प्लस 14 28। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 28 मीटर। क्लियर? चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। एक पार्टिकल है, अपने पास, वो ओरिजिन से चलना आरंभ किया नॉर्थ डायरेक्शन में और 3 मीटर चला। उसके बाद राइट मुड़ गया, राइट 4 मीटर। क्लियर है? उसके बाद 5 मीटर ऊंचाई पर चला गया, ये 5 मीटर हाइट पे। क्लियर है? यहाँ से 5 किलोमीटर हाइट पे। क्लियर है? हाइट है ये, ऐसे ये 5 किलोमीटर हाइट पे। ठीक है? तो आपसे पूछा कि ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको करने का तरीका क्या है? 3 मीटर मान लो वो नॉर्थ में गया, 4 मीटर वो राइट में चल रहा, उसके बाद 5 मीटर हाइट पर चल गया। यहाँ पे ये 5 मीटर मान लो, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट, यही होगी ना डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो पहले ये सोच के देखो ना, ये 3 और 4 का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। 3 और 4 के बीच की ये एवरेज 5 हो जाएगी पाइथागोरस से, और 5 ये ऐसे चला। अब तो निकल जाएगा। देखो, ये राइट एंगल, फिर दोबारा ये डिस्टेंस चाहिए, ये 5, ये 5, कितना हो जाएगा?
5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, यानी 5√2। क्लियर ना? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये समझ में आया? 3 मीटर नॉर्थ में गया, 4 मीटर अपने राइट में मुड़ा, उसके बाद हाइट पे चला गया 5 मीटर। ये डिस्टेंस चाहिए आपको। तो आप क्या करो, इन दोनों का नेट पाइथागोरस से नेट निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट आए वो इस पे परपेंडिकुलर है, फिर पाइथागोरस लग जाएगा। क्लियर है? या कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको करने का सीधा सा तरीका है, इस वाली साइड का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और सारे का रूट, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? इसी तरीके से इसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में चलता है, ए से चला बी पर और 120 डिग्री एंगल घूम गया, ये 120 डिग्री एंगल घूम गया है ये। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रेडियस आर है, रेडियस कितना मान लेते हैं हम इसका? आर, ये आर, ये आर। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको पता है ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये कैसे निकालें? क्योंकि यदि ये 90 होता तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल पाते इसको। क्लियर है? ये आर हो जाता है, ये वैल्यू अपने पास आ जाती। क्लियर है? क्योंकि ये 90। ठीक है, तो ये अब करने का तरीका किसको, एक तो डायरेक्ट मेथड है जिसको आप याद कर रख सकते हो, दूसरे अलावा वेक्टर अलजेब्रा से भी हो जाएगा ये, क्योंकि डायरेक्ट मेथड वेक्टर अलजेब्रा का ही सॉल्यूशन है। तो मैं इसकी डायरेक्शन मान लेता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन कैरी करेगी। क्लियर है? तो चलो करते हैं डायरेक्ट मेथड। डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर होगा ये साइड या ये साइड, क्योंकि दोनों बराबर है, साइन थीटा बाई 2, आर इंटू में साइन थीटा बाई 2। चलो आर तो सेम है, साइन ये कितना हो जाएगा भाई 120 बाई 2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सॉरी आर बाई 2 करना था भैया, सॉरी 2r साइन 60 कितना होता है भाई, √3 बाई 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मीटर में। क्लियर है? तो इसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा से रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन वेक्टर वाले चैप्टर में फ़िलहाल नहीं। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना है भाई। इसको एक बार अच्छे से वीडियो को देखना है, उसके बाद कॉपी में इसको साथ साथ नोट करते हुए चलना भी है। ठीक है? पहले इसको अच्छे से समझना है, और इनसे रिलेटेड आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उनको एक बार सोल्व करने की कोशिश करनी है। जो भी डाउट आए तो आप कमिटमेंट में डाल के आप पूछ सकते हो, हम उसका साथ में सॉल्यूशन अगले लेक्चर में दे देंगे।